खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपा। आइए एक नजर डालते हैं आज क्या है खास कृषि समाचार में। किसानों को उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए कृषि विभाग विपणन निदेशालय का गठन किया जाएगा। बूम स्प्रेयर खेतों और फसलों पर छिड़काव का आधुनिक कृषि यंत्र। आलू के प्रमाणित बीज ही खेतों में लगाएं किसान। प्रदेश सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए कृषि विभाग द्वारा विपणन निदेशालय बनाने जा रही है। हर जिले में इसके कार्यालय खुलेंगे जहां विशेषज्ञ पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। इसके माध्यम से किसानों को उत्पादन का संग्रहण, भंडारण, पैकेजिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग की सुविधा भी दी जाएगी ताकि फसल कटाई के बाद किसान उसे औने पौने दाम पर बेचने को मजबूर बिल्कुल ना हो और उन्हें उनकी उपज का वास्तविक मूल्य प्राप्त हो सके। कृषि विभाग में एक मार्केटिंग डायरेक्टरेट बनाया जा रहा है, मतलब उसकी स्वीकृति मिल गई है। उस डायरेक्टरेट बन जाने से किसानों को जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट होता है, यानी फसल हो जाने के बाद फसल का उचित मूल्य मिले, उसका संग्रहण अच्छे तरीके से हो सके, भंडारण अच्छे से हो सके, उसकी पैकेजिंग अच्छे से हो सके, तो इसके लिए हम लोग कोल्ड स्टोरेज, गोदाम, उसकी पैकिंग, उसको ऑनलाइन मार्केटिंग, इन सब चीज़ों पर अब किसानों को सहयोग मिलेगा और उसके लिए विशेषज्ञ पदाधिकारी उसमें नियुक्त किए जाएंगे। पशुपालक किसान भाइयों, टीकाकरण एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हम अपने दुधारू पशुओं को मौसमी बदलाव में होने वाली संक्रामक बीमारियों से काफी आसानी से बचा सकते हैं। गला घोटू जीवाणु जनित एक बेहद संक्रामक रोग है जो बरसात के मौसम सामने आता है और पशु के गले में सूजन, दर्द, सांस लेने में कठिनाई, गले में घरघराहट, जीभ का बाहर लटक जाना और तेज बुखार, ये सब गला घोटू रोग के लक्षण है। जैसे ही आपके पशुओं में ये लक्षण दिखे, अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशु का इलाज कराएं क्योंकि यह बीमारी जानलेवा भी साबित हो सकता है। इस रोग से पशुओं को बचाने के लिए HSBQ का टीका दिलाना बेहद ही जरूरी होता है। इसलिए किसान भाइयों को बरसात के हर मौसम के पहले अपने पशुओं का टीका लगवाना आवश्यक है। खबरें खेती में आज आपकी मुलाकात एक सफल महिला किसान अनीता देवी से करवाने जा रहे हैं। अनीता वैशाली जिले के मीनापुर गांव की निवासी और लंबे समय से इनकी आजीविका खेती पर ही आश्रित है। अनीता वैशाली जिले में किसान दीदी के नाम से जानी जाती है। हर एक किसान को मिट्टी से जुड़े रहना होता है, लेकिन वैसे किसान बहुत कम हैं जिन्हें मिट्टी, फसल और पौधों से एक भावनात्मक लगाव हो जाए। किसान दीदी इसी मामले में अन्य किसानों से थोड़ी अलग है। और दुनिया में किसी चीज़ से नहीं, मतलब पेड़ पौधा खेती से हम बहुत भावुक रहे और हमेशा अपना हमको बहुत उससे मन लगा। हर काम से सिवा ज़्यादा हमको खेती से प्यार रहा। अनीता खेती के मुनाफे से काफी संतुष्ट है। अनीता प्रगतिशील है क्योंकि ये सब्जियों की खेती जैविक विधि से करती हैं। गोबर खाद का इस्तेमाल करती हैं जिससे रासायनिक खाद का खर्च पूरी तरह बच जाता है। कि 10 कट्ठा मूली अगर बो दिए तो उसमें समझिए कि 2000 रुपया लागत लगा जनबन और 1000 रुपया के बीज लगा। थोड़ा सा तो खाद पहले से पटा रहता है, गोबर उबर हम डाई देते ही नहीं हैं। फिर उसके बाद हमको सब जो नाफा मुनाफा या सब मेरा घर में आता है, कम से कम दुगना तो आ जाती है। हम ऐसा मेहनत करते हैं कि हम दुगना लाते हैं। हम इसी पर आत्मनिर्भर, इसी से हम जीते हैं। मेरे 5 गो परिवार है, 6 परिवार है, हम इसी से पालन पोषण, मेरा खेती से सब। बूम स्प्रेयर ने किसानों के उर्वरकों और कीटनाशकों के इस्तेमाल के तरीकों को काफी बदल दिया है, जिससे खेती आसान और अधिक प्रभावी हो गया है। यह स्प्रेयर ट्रैक्टर के पीछे लगाया जाता है जिससे यह कृषि भूमि के बड़े हिस्से को शीघ्रता और समान रूप से कवर कर लेता है। बूम स्प्रेयर एक कृषि उपकरण है जिसका उपयोग फसलों और खेतों में कीटनाशकों और उर्वरकों जैसे तरल पदार्थों को छिड़कने के लिए किया जाता है। इसमें एक स्प्रे टैंक शामिल है जो ट्रैक्टर से जुड़ा होता है और एक लंबी भुजा जिसे बूम कहा जाता है, जिसमें कई नेजल होते हैं। ये नेजल तरल को एक बड़े क्षेत्र में समान रूप से फैलाते हैं। बूम स्प्रेयर का एक मुख्य उपयोग कीट नियंत्रण में कीटनाशकों की बर्बादी को बचाना है।
बूम स्प्रेयर का एक और महत्वपूर्ण उपयोग खरपतवार प्रबंधन में भी है। किसान इसका उपयोग खरपतवार नाशकों को छिड़कने के लिए करते हैं। कृषक बंधुओं, आलू के अच्छे उत्पादन के लिए बीज बोने से पहले इनके प्रभेदों का चयन बेहद ही आवश्यक है। कुफरी अलंकार, कुफरी ज्योति, कुफरी चिप सोना, कुफरी पुखराज आलू के उन्नत प्रभेद हैं और खासकर उत्तर बिहार के लिए कुफरी ख्याति एक बेहतरीन प्रभेद माने जाते हैं, जिसका उत्पादन भी काफी बेहतर होता है और बाजार मूल्य भी काफी अच्छा मिलता है। किसान भाई, एक और बात का ध्यान रखें कि आलू के बीज या तो कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय से ही खरीदें ताकि उन्हें प्रमाणित बीज उपलब्ध हो सके और आपके खेतों में फसल की पैदावार अत्यधिक हो। और अब एक नजर मंडी के ताजा भाव पर। और राजधानी पटना की बाजार समिति मंडी में आलू और प्याज के भाव कुछ इस प्रकार उतार चढ़ाव के बावजूद स्थिर बने हुए हैं। नया लाल आलू 3800 रुपए प्रति क्विंटल, सफेद आलू 3500 रुपए प्रति क्विंटल और लोकल प्याज 5200 रुपए प्रति क्विंटल। चलते चलते किसान भाइयों, आप देखें मौसम का मिजाज और मौसम के अनुकूल कीजिए खेती। राज्य में मौसम साफ एवं धूप खिली रहेगी, लेकिन पछुआ हवा के कारण सुबह और रात के तापमान में काफी गिरावट दर्ज की जा सकती है। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस बने रहने की संभावना है। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि चना फसल के लिए खेत की अधिक जुताई न करें और बीजोपचार के बाद ही चना की बुवाई करें। इस समय आप तिलहनी फसल राई, तोरी, सरसों और तीसी की भी बुवाई कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, भी आपने देखा खबरें खेती की और जाना खेती बाड़ी से जुड़ी तमाम नई जानकारियाँ, साथ ही साथ सफलता की नई कहानी, मंडी भाव और मौसम के विषय में भी जानकारी हासिल की। नमस्कार, मैं किशोर जबी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, कार्यक्रम में आगे हम खेती बाड़ी से जुड़ी ढेरों जानकारियाँ लेंगे, लेकिन यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। चमोकन जनित बीमारियां भी कई प्रदेशों में, बिहार के कई प्रदेशों में हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसमें प्रमुख बीमारी है, एक है बबीसियोसिस। जो बबीसियोसिस ये एक प्रोटोजोअन बीमारी है। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। पशुओं के रहने की जगह या फिर उनके आसपास गंदगी होने के कारण उनमें चमुक्कन, जुओं या मक्खियों का प्रकोप बढ़ जाता है, जो कि कई प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। क्या है पशुओं में होने वाले चमुक्कन? चमुक्कन जनित रोग क्या है एवं उनका नियंत्रण कैसे करें? आज हम इन सारे विषयों पर विस्तार से जानेंगे हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर सायमा केपी जी से। किसान भाइयों नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और मैं हूँ शांति भूषण। किसान भाइयों, हम पशुपालन तो करते हैं, चाहे जो भी पशुपालन हो, गाय हो, भैंस हो, बकरियां हो, जो भी पशुपालन हमारे पास। और पशुपालन को सिर्फ पशुपालन जो हमारा पारंपरिक व्यवस्था था वो पशुपालन था, जो हम अपने खाने पीने के लिए पशुपालन किया करते थे। कि पशुओं में चमोकन की समस्या क्या है, कैसे उससे निदान पाया जा सकता है, पशुपालन में चमोकन का क्या रोल है, इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय के वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर सायमा केपी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है।
चमोकन की जब हम बात करते हैं तो चमोकन किस तरह से हमारे पशुओं को प्रभावित करता है, सबसे पहला सवाल मैम आपसे ये। जी, मैं चमोकन के बारे में बताऊंगी। तो ये एक छोटा खून चूसने वाली परजीवी है जो पशुओं के त्वचा में चिपक कर रहते हैं और वो उसके खून पर ही निर्भर रहते हैं। ये कई प्रकार के जो बीमारियां जिसको हम चमोकन जनित बीमारियां बोलते हैं वो फैलाते हैं, जिसमें कई रिकेट्सल बीमारियां हो सकती है, प्रोटोजोन बीमारी हो सकते हैं, जिससे पशुओं के स्वास्थ्य एवं उत्पादकता में भी प्रभावित करते हैं और इस बीमारियों से पशुओं की मृत्यु भी हो जाती है और ये किसान भाइयों को आर्थिक नुकसान भी देता है। तो जब हम, चूँकि आप जब चमोकन के बारे में कह रहे हैं तो बिहार में चूँकि इसकी भी कई प्रजातियां हैं, तो बिहार में खास करके हमारे क्लाइमेट में कौन सी प्रजातियां हमारे पशुओं को प्रभावित करता है और उसके लिए निदान के उपाय क्या कर सकते हैं, कौन कौन से उपाय उसके लिए किए जा सकते हैं कि हमारा गौशाला जो है वो चमोकन मुक्त रहे? बिहार के पर्यावरण ऐसे हैं जहाँ पे ज़्यादा तापमान, उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता के कारण चमोकन की जो है प्रजनन बहुत तेज़ी से बढ़ती है। कम समय में बहुत ज़्यादा नंबर में ये बढ़ता है। तो इसलिए यहाँ पे जो चमोकन जनित बीमारियाँ भी कई प्रदेशों में, बिहार के कई प्रदेशों में हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसमें प्रमुख बीमारी है, एक है बबीसियोसिस। जो बबीसियोसिस ये एक प्रोटोजोन बीमारी है जो लाल रक्त कोशिका के अंदर पाए जाने वाली बबीसिया बाइजेमिना प्रोटोजोआ से होती है। और इस बीमारियों में जो गाय हैं, जो पशु हैं, उसमें तेज़ बुखार होते हैं और खून की कमी होती है, पीलिया हो सकती है और ये बहुत कमज़ोरी जो है पशुओं में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है। ये इसको रेड वाटर डिसीज़ के नाम पे भी जाना जाता है क्योंकि ये ग्रसित पशु, उसका पेशाब लाल रंग का होता है। दूसरा एक बीमारी है थाइलेरियोसिस। जो थाइलेरियोसिस एक प्रोटोजोन बीमारी है जो थाइलेरिया एनुलेटा एक प्रोटोजोन से कारण होते हैं, वो भी लाल रक्त कोशिका के अंदर पाए जाने वाली परजीवी है। ये दोनों थाइलेरियोसिस और बबीसियोसिस ये संकर नस्लों वाली गायों में ज़्यादातर पाए जाते हैं और इसमें तेज़ बुखार होते हैं और जो लिम्फ ग्रंथि है उसकी सूजन भी दिखाई पड़ते हैं और कहीं कहीं ये सही टाइम पे इसका उपचार नहीं किए जाने पर कभी कभी पशुओं के मौत का कारण भी बन सकता है। तीसरी बीमारी के बारे में मैं बताऊं तो इसमें अनाप्लास्मोसिस एक रिकेट्सल बीमारी है जो वो भी एक रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका के अंदर पाए वाली एक रिकेट्सल जीवाणु है, जिसके कारण जो है गंभीर तौर पे खून की कमी और उसके कारण उसकी वजन घटने का भी कारण बन सकता है। तो ये इसलिए चमोकन जो पशुपालकों के लिए बहुत एक चिंता का विषय है, तो इसकी निवारण करना बहुत अनिवार्य है। जो उसकी प्रजातियां अलग हो सकती है, तो उसमें जब हम बात करते हैं तो चमोकन में एक सबसे बड़ी चीज़ है कि चमोकन लगना तो हम लोग कहते नहीं हैं, हम लोग कहते हैं चमोकन संक्रमण। संक्रमण एक ऐसा शब्द है जो कई सारी बीमारियों का वाहक हो सकता है, तो उसको रोकना एक अपने आप में चुनौती होता है पशुपालकों के लिए। उस चुनौती से कैसे निपटा जाए? यही मैं बताऊंगी कि पशुपालकों से कि वो नियमित रूप से अपनी पशुओं की जांच करना ज़रूरी है। ये अधिक तौर पे जो ये चमोकन है ये त्वचा में, जैसे मैंने कहा, त्वचा में और विशेष तौर पे ये कान में, गर्दन में और स्तन में और वो जो पैरों के बीच के क्षेत्र में ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो ये किसान भाइयों को हमेशा इसकी जांच करनी चाहिए कि चमोकन का जो उसका प्रभाव है तो और फिर अपनी लक्षण है जो उससे जनित बीमारियों के लक्षण होते हैं तो उसको उपचार करना ज़रूरी है। तो इसके जो नियंत्रण के बारे में बताएं तो कई तरह के जो है बहुत सारी मेथड्स है जिससे हम चमोकन की नियंत्रण कर सकते हैं।
उसमें एक है निरीक्षण, नियमित निरीक्षण। वो जैसे मैंने बताया कि चमोकन है तो अगर 1-2 चमोकन है तो उसको हाथ से निकालें या ब्रश से निकालें। अगर ज़्यादा मात्रा में अगर चमोकन है, अपने संक्रमित है, पशुओं में संक्रमित है, तो उसमें हम चमोकन नाशक, कीड़नाशक का या रसायन का इस्तेमाल करें, जिसको हम एक्रिसाइड्स बोलते हैं, और ये पशु चिकित्सक के निर्देशानुसार ही करें। और जब भी ये रसायन का इस्तेमाल करें तो ये पानी में घोलकर इस्तेमाल करने वाली दवाई है। इसको हमें घोलकर पशुओं के शरीर में इस्तेमाल करना चाहिए और साथ साथ में पशुओं के आवास स्थल में भी उपयोग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो चमोकन है वो खून पीने के बाद नीचे गिरते हैं और उसके बच्चे जो अंडे देते हैं और उसके बच्चे हो जाते हैं, तो ये अपने जो है पशु आवास केंद्र में पाए जाते हैं। तो ये रसायन उसका भी नाश करते हैं। तो इसके कारण जो है हमें जो पशुओं के इलाज, इसके अलावा ये जो पर्यावरण का भी साफ़ सुथरा रखना, इसको एक्रिसाइड से स्प्रे करना, ये भी ज़रूरी है। इतनी अच्छी जानकारी के लिए डॉक्टर सायमा आप हमारे साथ आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, हम फिर मिलते हैं एक नई जानकारी, नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। किसान भाइयों, कार्यक्रम में आगे हम खेती बाड़ी से जुड़ी ढेरों जानकारियां लेंगे, लेकिन यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने हेतु, सूक्ष्म सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु प्रति बूंद अधिक फसल योजना क्रियान्वित की जा रही है। नाबार्ड के साथ मिलकर 10,000 करोड़ रुपए का माइक्रो इरिगेशन फंड भी बनाया गया है। कृषि दर्शन कार्यक्रम का कुछ बदला सा है अंदाज, क्योंकि कृषि और कृषि से जुड़े अलग अलग सेगमेंट का हो चुका है आगाज। जानिए कैसे हो कम लागत में ज्यादा से ज्यादा पैदावार, जिससे बढ़े आमदनी और मुनाफा लगातार। सीखिए हमारे साथ कैसे हो हर मौसम के मुताबिक अपने पशुधन की उचित देखभाल, ताकि वे रहे सब स्वस्थ और किसान का जीवन हो खुशहाल। इसके साथ जानिए मंडी के ताजा भाव, मौसम का मिजाज, रणनीति, कृषि समाचार हर हफ्ते सोमवार, बुधवार और शुक्रवार संध्या 5:30 बजे से सिर्फ दूरदर्शन बिहार पर कार्यक्रम कृषि दर्शन। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 9 सालों में कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों को आधुनिक बनाने और किसानों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। साल 2013-14 में जहां कृषि बजट केवल 21,933 करोड़ रुपए था, वहीं साल 2022-23 में इसे बढ़ाकर 1,24,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। तभी तो साल 2013-14 में जहां खाद्यान्न उत्पादन 265.05 मिलियन टन था, वहीं साल 2022-23 में ये बढ़कर 330.53 मिलियन टन हो गया। वहीं साल 2013-14 में बागवानी फसलों का उत्पादन जहां 280 मिलियन टन था, वहीं साल 2022-23 में ये बढ़कर 350.87 मिलियन टन हो गया। किसानों को कृषि संबंधी जरूरतों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई। प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि आती है ना, वो डायरेक्ट खाते में आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई व्यवधान नहीं। और फिर उसको निकाल के हम बाजरा को भी ले आते हैं, गेहूं को भी ले आते हैं, सरसों को भी ले आते हैं। बातें हमारे जो खेल चल तो बढ़िया। पीएम किसान सम्मान निधि द्वारा अब तक 11 करोड़ पात्र किसानों को 2,60,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि भेजी जा चुकी है। किसानों को प्राकृतिक आपदा और बेमौसम बारिश से होने वाले फसल नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई। हमने 1,800 रुपये प्रीमियम भरा था। अधिक वर्षा होने की वजह से पूरी फसल खराब हो गई थी। उसका हमने इंश्योरेंस कंपनी को उनको सूचना दी और उनके प्रतिनिधि आके हमारे खेतों का निरीक्षण किया उन्होंने, और उसके बाद में फिर हमारा बीमा 2022 में 76,000 रुपये मुझे प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक 11 करोड़ 50 लाख से अधिक आवेदक किसानों को 1,35,248 करोड़ रुपए से अधिक भुगतान किया जा चुका है। साल 2014 के मुकाबले अब किसानों को दलहन, तिलहन और धान के उत्पादन लागत से 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी दिया जा रहा है। इस बढ़े हुए एमएसपी दर पर साल 2020-21 में 2,44,159 करोड़ रुपए मूल्य की गेहूं व चावल की रबी और खरीफ फसलों की रिकॉर्ड खरीदी की गई।
इसके तहत 991 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा गेहूं व धान की खरीद की गई, जिससे 1,75,00,000 से भी अधिक किसानों को फायदा हुआ। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की मदद से कृषि और इससे संबंधित बुनियादी ढांचों को विकसित किया जा रहा है। AIF के थ्रू हमको लोन मिला, जिससे ये मिल चल रही है। इस क्षेत्र में ऐसी और भी मिलें, और भी प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं। ये सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे गांव में खुशहाली आ रही है। 412,68,000 से भी अधिक किसानों को नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। मिट्टी में पोषक तत्वों के अधिकतम उपयोग करने के लिए किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने की शुरुआत की गई। विभिन्न चरणों में अब तक 23 करोड़ से भी ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड्स जारी किए जा चुके हैं। किसान की आय में बढ़ोतरी करने और पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना को बढ़ावा दिया गया। ये गंगा के किनारे जैविक खेती करना ये बहुत ही जरूरी जो सरकार का उपक्रम है। प्रदूषण फैलता है, उससे भी उसको राहत मिलती है और इस तरह से फसल भी अच्छी होती है और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है। खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने हेतु सूक्ष्म सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु प्रति बूंद अधिक फसल योजना क्रियान्वित की जा रही है। नाबार्ड के साथ मिलकर 10,000 करोड़ रुपए का माइक्रो इरिगेशन फंड भी बनाया गया है। 10,000 नए FPO का गठन किया गया है। मैं APO का डायरेक्टर हूँ। मेरा FPO पूरा हो गया है। 3,02,000 रुपया किसान का है शेयर होल्डर और 3,02,000 रुपया सरकार दी है। उससे हम लोग खाद बीज का दुकान किया हूँ। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए देश भर की मंडियों को आपस में ई-नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। अब तक 1,000 से भी ज्यादा मंडियों को ई-नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा चुका है। ग्रामीण स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत की गई। देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि से मिशन का कार्य प्रगति पर है। संवेदनशील कृषि उत्पादों की आवाजाही के लिए किसान रेल चलाई जा रही है। बहुत शीघ्र खराब होने वाली फल, सब्जियों एवं अन्य बागवानी उत्पादों की आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए किसान रेल का संचालन होने से किसानों को लाभ हो रहा है। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा सिंचाई, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी अपनाया जा रहा है। ऐसी ही इच्छा शक्ति के साथ हमें आगे बढ़ना है। भारत की कृषि को और आधुनिक बनाना है, नई ऊंचाई पर पहुंचाना है। कृषि में रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के 9 साल, शानदार प्रदर्शन से उपलब्धियां बेमिसाल। उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई आज की ये जानकारियाँ आपके लिए काफ़ी लाभकारी रही होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन इस वादे के साथ आपसे लेंगे विदा कि कार्यक्रम के अगले भाग में कृषि से जुड़ी ऐसी ही कुछ और नई जानकारियों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और हमारी कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com और kddkpatna@gmail.com।